नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। देखो बेटा मैंने शॉर्ट में लिखा है टीएल, टीएल से चलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, टीएल का मतलब है ट्रांसमिशन लाइन। ए है आपका लेस देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, बी है बेटा आपका इक्वल टू मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, सी है आपका मोर देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और डी है आपका मोर देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ए ऑप्शन है लेस देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, बी है बेटा इक्वल टू मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, सी है बेटा आपका मोर देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और डी है आपका मोर देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सही, तो यहां पे बेटा देखो किसकी बात हो रही है, यहां पे आपकी बात हो रही है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट। यहां पे आपकी बात हो रही है चार्जिंग करंट की। सही है, तो चार्जिंग करंट में बात हो रही है तो वो आपकी ऑब्वियस सी बात है लेस देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है। सही, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। सही, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो आपकी चार्जिंग करंट की वैल्यू होती है वो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में कम होती है। और अगर मैं लॉन्ग से भी कंपेयर कर लूं तो लॉन्ग में भी, चलिए थोड़ा सा ऐसा बात करते हैं कि बेसिकली आपकी चार्जिंग करंट की जो बात हो रही है, सही है, होता क्या है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर लेस देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ये पॉइंट मैं लिख भी दे रहा हूं, नोट्स में मेंटेन करिएगा। द वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट in short transmission line is less than medium transmission line। सही है, अब इसका रीजन क्या होता है कि भाई जो आपकी चार्जिंग करंट की वैल्यू है वो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कंपैरिजन में कम क्यों होती है। तो देखिए बेसिकली आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन में कहानी क्या होती है कि ये आपकी माना 3 फेज की ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। सही, तो आपके 2 टाइप के कैपेसिटेंस बनते हैं। एक तो बनेगा बेटा इस टाइप का, मतलब लाइन टू लाइन बन सकता है, सर वैसे लाइन टू न्यूट्रल ही बनेगा, लेकिन चलिए ट्रांसमिशन की बात है, ट्रांसमिशन में न्यूट्रल तो है नहीं। खैर, दूसरा आपका बनता है कैपेसिटेंस अर्थ के साथ। सही, और भी कैपेसिटेंस नहीं है, मेजर कैपेसिटेंस की बात हो रही है कि लाइन टू अर्थ, ये लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस बनता है। तो अगर मैं लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस की बात करूं तो फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस बनता है वो आपका बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सही है, तो जब वो वैल्यू कम होती है किसकी, लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस की, तो इसी वजह से चार्जिंग करंट भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपकी बेटा कम होती है। ठीक है, तो पॉइंट लिख दे रहे, द वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन because line to earth capacitance, because line to earth capacitance is because line to earth capacitance of short transmission line is less than medium and long ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब जरा चार्जिंग करंट की बात भी कर लें। सही, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, बेसिकली ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो अब बीच में क्या है बेटा, बीच में ऑब्वियस ही बात है एयर है। तो एयर कैसा बिहेव करती है, एयर एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सही, 2 कंडक्टर के बीच में, माना ये 2 कंडक्टर्स हैं आपके पास, सही, ये 2 कंडक्टर हैं,
कंडक्टर मतलब ट्रांसमिशन लाइन के वायर हैं, तो बीच में जो आपकी एयर है वो आपका क्या बिहेव कर रही है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की तरह आपका बिहेव करती है। इन ट्रांसमिशन लाइन एयर एक्ट्स एज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स। पूरी मैं थोड़ी लिख दे रहा हूं। इन ट्रांसमिशन लाइन, अगर इसी अंडरग्राउंड केबल की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड केबल में एयर आपकी डाइलेक्ट्रिक नहीं होती है, उसमें हमारा क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल हम फिलअप करते हैं। खैर, इन ट्रांसमिशन लाइन एयर एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर। जो एयर है वो आपका एज अ डाइलेक्ट्रिक बिहेव करती है। अब देखिए ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है उसमें करंट पास ना करे। एक्चुअली प्योर 100% जो आइडियल डाइलेक्ट्रिक होता है उसका मतलब होता है उसमें कोई करंट पास ना करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्योर डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं। तो जब भी हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे अपने स्टैंडिंग एंड, ट्रांसमिशन लाइन के स्टैंडिंग एंड पे, तो एक करंट फ्लो ना स्टार्ट कर जाएगा बिटवीन द कंडक्टर्स थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। सही है, सही। when the voltage applied at the sending end see when the voltage applied at the sending end of the transmission line, then a current will flow between the conductor। सही है, और मैं लिख दे रहा हूं ड्यू टू द impurities of डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक आपका परफेक्ट या आइडियल डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है, थोड़ी बहुत तो कंडक्टिविटी होती है। तो इसी वजह से हमारा दो कंडक्टर है, सही है, और इसके बीच में एयर डाइलेक्ट्रिक है, तो बीच में कुछ ना कुछ करंट आपकी दो कंडक्टर के बीच में फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और यही करंट आपकी क्या कहलाती है, यही करंट आपकी कहलाती है चार्जिंग करंट। दिस करंट इज कॉल्ड द चार्जिंग करंट। दिस करंट is called the charging करंट। ये करंट आपकी क्या कहलाती है, ये करंट आपकी कहलाती है बेटा चार्जिंग करंट। सही है, और अगर मैं केबल में बात करूं तो केबल में आपकी चार्जिंग करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग्स करती है। सही है, इन केबल ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पॉइंट, इससे लिख रहा हूं, इन केबल charging current lags the voltage 90 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको सारे के सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, वैसे तो मैं सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ सकता था, लेकिन उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनेगा। एक तो चार्जिंग करंट आपको क्लियर हो गई, सही। कैपेसिटेंस तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर कंसंट्रेशन किस साथ है, लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस। सही है, क्योंकि जितना भी आपको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है वो जो आपकी रन करती है, सही, रन का मतलब क्या है, जो आपकी चलती है, मतलब जो स्टॉल होती है वो अर्थ के पैरेलल में तो होती है ना, तो उसकी वजह से भी आपका कैपेसिटेंस बनता है। और ऑब्वियस ही बात है, ये जो कैपेसिटेंस बनता है ये आपका लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के। तो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ सबसे कम होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा मीडियम होती है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स स्टील पोल्स आर जनरली यूज्ड बिकॉज, ये है आपका, इट हैज़ मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर
लाइफ। बी है आपका इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस एंड गिव बेटर अपीयरेंस। सी है इट हैज हाई कॉस्ट। अब ऑप्शन क्या है? ए है बेटा ओनली ए, बी है आपका ओनली बी, सी है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है बेटा आपका ओनली सी। रिपीट कर रहा हूं, फॉर ट्रांसमिशन लाइन्स स्टील पोल्स आर जनरली यूज्ड बिकॉज ए है आपका इट हैज मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर लाइफ, बी है बेटा आपका इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस एंड गिव बेटर अपीयरेंस, सी है आपका इट हैज हाई कॉस्ट। ए ऑप्शन है बेटा आपका ओनली ए, बी है बेटा आपका ओनली बी, सी है आपका बोथ ए एंड बी, और डी है आपका ओनली सी। सही है, तो यहां पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड बी। सही। देखिए यहां पे आपकी किसकी बात बता रहे हैं? यहां पे आपकी बात हो रही है ट्रांसमिशन लाइन की। आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन में आपके पोल्स होते हैं, जनरली स्टील पोल्स होते हैं। सही। तो अब स्टील पोल ही क्यों यूज कर रहे हैं भाई? पोल्स के अगर मैं टाइप की बात करूं वही अलग टॉपिक ही हो जाएगा, लेकिन पोल्स तो कई तरीके के होते हैं ना, आरसीसी के भी होते हैं। सही है, लेकिन हम स्टील पोल्स ही क्यों यूज करते हैं ट्रांसमिशन के केस में? तो वो वाले एडवांटेज की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर एक दो पॉइंट्स आप लिख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस ऑफ स्टील पोल क्या होते हैं? देखिए, एक तो जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब सॉरी डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देखा होगा कई सारे डिजाइन होते हैं, तो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। सही है, क्योंकि स्टील पोल है, ऐसा तो है नहीं आपका प्लेन पे लग रहा है, पहाड़ पे भी लग रहा है। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशंस आपकी चेंज होती है, तो इसमें आपके डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। दूसरा क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो आपकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूं कि इनके वजन की बात करें, वेट की बात करें, तो लाइट वेट होता है आपका। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं होता है। और चलिए इसे हम असेंबल भी कर लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा पोल लेके जा रहे हो, असेंबलिंग होती है। सही है, पार्ट्स होते हैं, उससे हम असेंबल करके पूरा पोल बना देते हैं। उसके अलावा इनकी अगर लाइफ की बात करी जाए तो लाइफ भी इनकी लॉन्ग होती है, कोलिजन फ्री होते हैं ये आपके। बहुत सारे एडवांटेज हैं बेटा। सही। उसके अलावा पोल होता है तो पोल में ड्रिलिंग होती है। सही है, तो ये फैक्ट्री प्री ड्रिलिंग होती है ना, पहले से ड्रिल करे हुए आते हैं, बस आपको वहां पे नट बोल्ट टाइट करने होते हैं। फैक्ट्री प्री ड्रिलिंग। सही है, फैक्ट्री प्री ड्रिलिंग होती है। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी बहुत कम होती है। सही है, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, इतने काफी हैं। सही, तो जनरली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में स्टील पोल ही यूज करते हैं। उसमें सी में आपको ऑप्शन दे रखा था इट हैज हाई कॉस्ट, तो बेटा इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो हमारे इंडिया लेवल में बहुत सारी जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं। ठीक है, तो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कंपलसरी कंडीशन है। दूसरा जो मैंने लिखा है फैक्ट्री प्री ड्रिलिंग। सही, चूंकि भाई इतना बड़ा टावर लेके थोड़ी हम कैरी कर लेंगे, तो मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं और ड्रिल होते हैं, सीधे नट बोल्ट लगाए टावर खड़ा करते चले गए। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, लाइफ इसकी लॉन्ग ही होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका वेट बहुत कम होता है। सही है, और वेट कम होने की वजह से ही भी इसकी कॉस्ट कम होती है। सही, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा ना बेटा, कॉस्टिंग भी उतनी ज्यादा ही होती जाती है। ठीक, चलिए इतने क्वेश्चंस करें। अब हम कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, जिनसे आपको ऑब्जेक्टिव वाली चीजें बहुत ज्यादा सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन है बेटा, ए 4-pole DC machine having wave winding has 294 conductors in armature. Find the following. फर्स्ट पार्ट है बेटा आपका, फ्लक्स पर पोल टू जनरेटर 230 वोल्ट व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम। सेकंड पार्ट है टॉर्क एट दिस फ्लक्स व्हेन रेटेड आर्मेचर करंट ऑफ 120 एम्पियर इज फ्लोइंग। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, a 4-pole DC machine having wave winding has 294 conductors in armature. Find the following.
फर्स्ट पार्ट है फ्लक्स पर पोल टू जनरेट 230 वोल्ट व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, और सेकंड पार्ट है टॉर्क एट दिस फ्लक्स व्हेन रेटेड आर्मेचर करंट ऑफ 120 एम्पियर इज फ्लोइंग। सही, तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जैसे मैंने बोला है कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए उसकी लैंग्वेज को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, 4 पोल की डीसी मशीन है आपकी, 4 पोल डीसी मशीन है, ठीक है। 2 टाइप की वाइंडिंग हो सकती है, या तो आपकी लैप वाइंडिंग हो सकती है या फिर आपकी वेव वाइंडिंग हो सकती है। सही, तो ये चीज़ भी बहुत ध्यान से देखना जरूरी है कि बेटा वेव वाइंडिंग है। सही है, वेव वाइंडिंग है। आर्मेचर कंडक्टर्स की बात करी जाए तो कितने हैं बेटा, 294। सही है। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है फ्लक्स पर पोल टू जनरेट 230 वोल्ट। अच्छा, 230 वोल्ट, इतना फ्लक्स हो कि 230 वोल्ट का जनरेशन हो जाए, और स्पीड आपकी क्या दे रखी है कि स्पीड आपकी 1200 आरपीएम हो। चलो ठीक है। सेकंड आपसे टॉर्क पूछ रहा है इसी फ्लक्स पे कि भाई टॉर्क की वैल्यू क्या होगी एट दिस फ्लक्स व्हेन रेटेड आर्मेचर करंट ऑफ 120 एम्पियर इज फ्लोइंग, जब रेटेड आर्मेचर करंट आपकी 120 एम्पियर फ्लो कर रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको क्या क्या डेटा गिवन है। सही है। तो अगर मैं गिवन डेटा की बात करता हूं तो गिवन डेटा क्या है, यहां पे आपको नंबर ऑफ पोल्स पी क्या दे रखे हैं, पी इक्वल टू 4 पोल दे रखे हैं। चलिए, उसके अलावा आपको क्या डेटा गिवन है बेटा, आपको यहाँ पे जो वेव वाइंडिंग दे रखी है, वेव वाइंडिंग का मतलब क्या है, नंबर ए होता है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी ए क्या है आपका, ए होगा 2। क्यों, क्योंकि ये आपका वेव वाइंडिंग है। अगर लैप वाइंडिंग होता तो ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी, वेयर पी इज द नंबर ऑफ पोल। तो ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2, ए इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपकी वेव हो गई। उसके अलावा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर जेड आपको क्या दे रखा है, 294। जेड आपको दे रखा है 294। ठीक है। और आपको बेटा इसमें क्या डेटा दे रखा है, अब देखिए ईजी आपको दे रखा है जनरेटेड वोल्टेज, पहले केस के लिए वो दे रखा है आपको 230 वोल्ट। सही है। और स्पीड क्या दे रखी है, 1200 आरपीएम। ईजी है जनरेटेड वोल्टेज 230 वोल्ट। ठीक है। और बेटा एन आपको क्या दे रखा है, 1200 आरपीएम। यहाँ पे एन आपको 1200 आरपीएम दे रखा है। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। और करंट आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है आई 120 एम्पियर। सही, तो इतना डेटा तो बेटा इस सवाल में आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड आपको करना है एक तो फ्लक्स पर पोल। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है फ्लक्स, कि आपकी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, और सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है टॉर्क, कि आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। सही है, ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखिए ईजी की बात करूं जनरेटेड वोल्टेज की, तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या होता है, ईजी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, एन फाई जेड अपॉन 60 इंटू पी बाई ए। सही है, एन फाई जेड। अगर मैं ईजी की बात करूं तो ईजी क्या होता है, एन फाई जेड अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए। ये बेटा आपका बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। सही है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको सारी वैल्यू, इसमें फ्लक्स की वैल्यू छोड़ के आपको सारी वैल्यू पता है, तो सारी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए ईजी की बात करूं यानी जनरेटेड वोल्टेज की बात करूं, तो जनरेटेड वोल्टेज कितना है आपका, 230 वोल्ट। यानी मैंने यहां पे रख लिया 230। एन आपका यहाँ पे क्या है, एन है आपका स्पीड आपको क्या दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है स्पीड आपको क्या दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है 1200। सही है, तो स्पीड आपको यहाँ पे 1200 दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि स्पीड अगर 1200 दे रखी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1200 है 1500 है, चलिए 1200 से ही कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे आंसर, क्योंकि लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपका एक ही रहेगा। ठीक है, लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपका एक ही रहेगा। तो स्पीड क्या रख ले रहे हैं, 1200 इनटू फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स तो बेटा आपको फाइंड आउट करना है। सही है। जेड की बात करता हूं। सही है, जो जेड है आपका, जेड आपका क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 294।
94 अपॉन 60। पी की बात करूं तो नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोल्स आपको दे रखे हैं 4। ए की बात करूं तो ए क्या है आपका 2, सही है। तो यहां से आप अपनी डायरेक्टली फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बता रहा हूं, और मैं आपको दोनों केसेस में कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं आपको 1200 आरपीएम के हिसाब से ही बताऊंगा, 1500 आरपीएम के हिसाब से ही बताऊंगा। सही, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 1500 आरपीएम था या 1200 आरपीएम था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व होकर आपका क्या आएगा, 230 इंटू 60 इंटू 2 इक्वल टू डिवाइड बाय, एक सेकेंड, 230 230 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 1200 इंटू 294, 1200 इंटू 294 इंटू 4। तो बेटा आपका जो ये सॉल्व होके आएगा, ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा, ये आपका आएगा 0.0195, 0.0195। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1500 रख लेता तो सॉल्व होके क्या आता, वो भी देख ले रहे हैं जरा एक बार। 230 इंटू 60 इंटू 2 डिवाइड बाय 1500 इंटू 294 इंटू 4, तब ये आपका सॉल्व होके आता 0.0156। सही, तब आपका ये सॉल्व होके ये आता। ठीक है, तो यहां पर खैर हम 1200 आरपीएम से कर ले रहे हैं, तो ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा 0.0195 वेबर। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट आपका हो गया सवाल का, जो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देख ले रहे हैं। अब आपको बेटा क्या निकालना था, आपको निकालना था बेटा टॉर्क, कि बेटा आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर मैं टॉर्क के फॉर्मूले की बात करूं, सही है, तो टॉर्क का फॉर्मूला का सिंपल होता है, डीसी मशीन की बात हो रही है, डीसी मशीन के केस में टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू 1/2 पाई, और इसी किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 पाई की, 1/2 पाई इंटू 5IA इंटू जेड पी अपॉन ए, 5IA इंटू जेड पी अपॉन ए। ठीक है, फिर से फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, टॉर्क क्या होगा 1/2 पाई इंटू 5IA जेड पी अपॉन ए। अब यहां पे सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/2 पाई 1/2 इंटू 3.14, यहां पे 5 की बात हो रही है, सही है, तो 5 आपका क्या है 0.0195 वेबर, तो 0.0195। आर्मेचर करंट की बात हो रही, तो आर्मेचर करंट आपको कितना दे रखा है, आर्मेचर करंट बेटा आपको दे रखा है 120 एम्पियर, तो सीधे यहां पे 120 एम्पियर रख लो, 120 एम्पियर, सही है। जेड पी अपॉन ए, जेड आपके यहां पे कितना दे रखा था, यानी नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर दे रखे थे आपको 294, सही है। नंबर ऑफ पोल्स कितने दे रखे थे, नंबर ऑफ पोल्स आपको दे रखे थे 4 डिवाइड बाय ए, ए का मतलब है 2, सही है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा, देखिए सॉल्व होके क्या आएगा आपका 0.0195 इंटू 120 इंटू 294 इंटू 4 इक्वल टू यह आएगा डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 3.14। ये सॉल्व क्या जाएगा 219, जो आपका टॉर्क आएगा वो आपको 219.0955 न्यूटन मीटर, यह आपका टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टॉर्क होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसको इसमें फॉर्मूला सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, तो ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपके है, तो ये मैंने इस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, लेकिन इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे समझिए बात को, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है कि भाई लैप वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू क्या होती है, वेव वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, आपको जनरेटेड वोल्टेज, या फिर आप मान लिए कि आपको बेटा आरपीएम दे रखा हो, फ्लक्स पर पोल दे रखा हो, आर्मेचर नंबर आर्मेचर कंडक्टर दे रखे हो, नंबर पोल्स दे रखा हो, ए की वैल्यू दे रखी हो कि लैप है वेव है, तो इस केस में आपका जनरेटेड
वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। सही है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। या फिर ये बनता है कि भाई अगर नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा दें तो उस केस में आपका जनरेटेड वोल्टेज पे क्या इंपैक्ट आता है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। या फिर नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो उस केस में आपका जनरेटेड वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसी एक सिंगल फॉर्मूले से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देख लूं, सही है, तो इस वाले फॉर्मूले से भी आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा कि अरे यार ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही, सर ने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। इस टाइप का क्वेश्चन कराने का सिर्फ यही मकसद है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सही, आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो, सही, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हों और कंसेप्चुअली आपके रेडी हो। मतलब ऐसा ना हो कि रटने वाली कहानी बने। सही, ये फॉर्मूले तो आपको थ्योरी में पढ़ाए गए हैं सारे। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था ये आपका। और इस एक इंडिविजुअल क्वेश्चन से आपके कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कम से कम बोल रहा हूँ, फ्रेम हो सकते हैं अगर आप ढंग से नोट्स अपने प्रॉपर मेंटेन करो। ठीक है, तो जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, इफ द इनपुट टू एन एम्पलीफायर इज 12 वोल्ट एंड द आउटपुट इज 6 वोल्ट and the input and output impedance are equal, determine the gain of the amplifier. रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन अपना याद, अगर फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही किसी को। इफ द इनपुट टू एन एम्पलीफायर इज 12 वोल्ट एंड द आउटपुट इज 6 वोल्ट एंड द इनपुट एंड आउटपुट इंपिडेंस आर इक्वल, डिटरमाइन द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बेटा आपके एम्पलीफायर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीफायर की बात हो रही है और इनपुट की बात हो रही है। सही, इफ द इनपुट टू एन एम्पलीफायर इज 12 वोल्ट, कि भाई इनपुट आपका क्या है 12 वोल्ट और आउटपुट बेटा आपका क्या है, आउटपुट है आपका 6 वोल्ट, आउटपुट आपको 6 वोल्ट दे रखा है। सही, एम्पलीफायर का इनपुट दे रखा है आपको बेटा 12 वोल्ट और आउटपुट दे रखा है आपको 6 वोल्ट, और आपसे कह रहे हैं कि भाई इनपुट एंड आउटपुट इंपिडेंसेस आर इक्वल, इनपुट और आउटपुट इंपिडेंसेस आर इक्वल है, दोनों बराबर हैं, तो उस केस में आपको गेन फाइंड आउट करना है। सही है, चलिए ये सवाल करते हैं। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, ठीक है, अब यहां पे ऑब्जर्व करिए, यहां पे आपको इनपुट वोल्टेज आपको क्या दे रखा है, जो इनपुट वोल्टेज दे रखा है ये हो गया, एक रजिस्टर लगाया मैंने, इंपिडेंस मान लीजिए इसे। सही है, एक आउटपुट के लिए लगा दे रहा हूं। ठीक, अब यहां पे देखिए, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो वी इनपुट को मैं वी आई लिख देता हूं या फिर वी इन भी लिख सकते हैं। तो वी इन में दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस वी आई क्या है मेरा 12 वोल्ट। सेम अगर मैं आउटपुट की बात करूं, आउटपुट क्या दे रखा है मुझे 6 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही मेरा इनपुट इंपिडेंस होगा और मेरा क्या होगा आउटपुट इंपिडेंस होगा। तो इनपुट इंपिडेंस मान लेता हूं आर आई और आउटपुट इंपिडेंस मान लेता हूं आर नॉट। ठीक है, ये मैंने सर्किट डायग्राम सिंपल अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा है। अब देखो मुझे सवाल में गिवन क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे मुझे क्या गिवन है। देखिए, यहां पे अगर मैं वी आई की बात करूं तो वी आई मुझे क्या गिवन है, वी आई गिवन है मुझे 12 वोल्ट। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर वी नॉट की बात करूं या फिर वी आउटपुट की बात करूं तो वो मुझे क्या गिवन है 6 वोल्ट। सही है, उसके अलावा एक कंडीशन और दे रखी है कि बेटा मेरा इनपुट एंड आउटपुट इंपिडेंसेस आर इक्वल, मेरे इनपुट इंपिडेंस बराबर है किसके आउटपुट इंपिडेंस के, यानी आर आई यानी आर इनपुट इक्वल टू आर नॉट या फिर आर आउटपुट। तो बेटा ये डेटा तो बेटा मुझे सवाल में गिवन है ही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है गेन ऑफ एम्पलीफायर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे डीबी गेन ऑफ
एम्पलीफायर। सही है, मुझे डीबी गेन ऑफ एम्पलीफायर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए डीबी गेन ऑफ एम्पलीफायर होता है क्या है, सही, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है गेन डीबी। अगर मैं गेन डीबी की बात करता हूँ सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, टेन लॉग पी नॉट अपॉन पी आई। सही है, टेन लॉग पी नॉट अपॉन पी आई। यहां पे पी नॉट और पी आई क्या है, अगर मैं पी नॉट और पी आई की बात करूं तो यहाँ पे पी नॉट है बेटा आपकी आउटपुट पावर, और पी आई क्या है बेटा आपकी, पी आई है आपकी इनपुट पावर। ठीक है, तो सिंपल पावर क्या होगी मेरी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पी नॉट मेरा क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा मेरा वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट स्क्वायर, या फिर पी आउटपुट बराबर क्या होगा, वी आउटपुट स्क्वायर डिवाइड बाय आर आउटपुट। ठीक है, और ऐसी अगर मैं पी आई या फिर पी इनपुट की बात करूंगा, या फिर पावर इनपुट की बात करूंगा, या फिर इनपुट पावर की बात करूंगा, सब बातें एक ही है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, वी इनपुट स्क्वायर डिवाइड बाय आर इनपुट। ठीक, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर ले रहा हूँ, जो ये डेटा मुझे दे रखा है। तो देखिए टेन लॉग अगर मैं पी नॉट की बात करता हूं तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर नॉट, सेम वी आई या फिर वी इनपुट स्क्वायर अपॉन आर आई या फिर आर इनपुट। सही, अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे मुझे सारा डेटा दे रखा है। ठीक है, अब देखो बात समझो जरा। अब क्योंकि मुझे पता है, मुझे यहां पे क्या पता है, मुझे ये पता है, मुझे यहां पे बेटा ये चीज पता है कि यहां पे जो मेरा आर नॉट है और आर आई है वो मेरा बराबर है। सही है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि आर नॉट बराबर आर आई, मेरा जो आउटपुट इंपेडेंस है वो मेरा इनपुट इंपेडेंस के बराबर है, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा क्या फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए टेन लॉग वी नॉट वी आउटपुट अपॉन वी आई का स्क्वायर, वो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना एक दूसरे से। सही है, अब ये जो मेरी पावर दो है मेरे इधर आ जाएगी, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 लॉग या फिर 2 इंटू 10 लॉग वी नॉट अपॉन वी आई। सही है, इसे बेटा क्या लिख सकते हैं, 20 लॉग वी नॉट अपॉन वी आई का मतलब क्या है, 6 अपॉन 12, 6 अपॉन 12। तो यहां सॉल्व होकर क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। सही है, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, 20 लॉग 0.5। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 20 लॉग 0.5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व होके ये क्या आएगा, इसमें आपको लॉग वाले कैमरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। खैर चलिए, मेरे इस वाले मोबाइल में तो है। खैर 20 LOG log 0.5 इक्वल टू, ये बेटा आपको जो सॉल्व होके आएगा इक्वल टू, ये आपको जो बेटा सॉल्व होके आएगा माइनस का 6.025, माइनस का 6.0205 dB। कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक करिएगा, ये आपका सॉल्व होके आएगा माइनस का 6.0205 dB। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, वैसे तो सब्जेक्टिव में मैंने कराया है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सही, ये फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में भी यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव में यूज हो रहा है। सही, ये कंडीशंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस सवाल में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस आपको ये चीज कंसंट्रेट करनी थी कि इनपुट इंपेडेंस आपका आउटपुट इंपेडेंस के इक्विवेलेंट दे रखा था। अच्छा, अगर नहीं दे रखा होता तो कहानी क्या होती, तो बेटा उसकी वैल्यू दे रखी होती। सही है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी और ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पावर निकालने के सवाल आते हैं कि भाई पावर क्या होगी, तो सिंपल वी स्क्वायर अपॉन आर होगी। सही, तो देखो ये सारे क्वेश्चन आपके सब बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सारे हमने आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही सेलेक्ट करके करा रहे हैं। ऐसा मत सोचो हवा में कराते जा रहे हैं, और कोशिश है कि आपके लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट आपके इसमें कंप्लीट हो, कि जितने भी सब्जेक्ट है सारे कंप्लीट हो। क्वेश्चन है आपका बेटा, डिटरमाइन एफिशिएंसी। सही है, डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस व्हिच टेक्स 10 मिनट्स टू मेल्ट 2 kg ऑफ ए एल्युमिनियम इनिशियली एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। द पावर ड्रॉन बाय फर्नेस इज 5 किलोवाट। Specific heat of aluminium
660 डिग्री सेल्सियस एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एल्युमिनियम 77 किलो कैलोरी पर केजी। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ ए हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस विच टेक्स 10 मिनट्स to melt 2 kg of a aluminium initially at a temperature of 20 degrees Celsius. The power drawn by furnace is 5 kilowatt. Specific heat of aluminium 660 degrees Celsius and latent heat of fusion of aluminium 77 किलो कैलोरी पर केजी। सही है, फॉन्ट साइज से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन 2 बार रीड करा। देखिए यहां बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पे आपको बेटा फाइंड आउट करनी है एफिशिएंसी, ठीक है। और ये आपकी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस है, ठीक है। ये कह रहे हैं भाई विच टेक्स 10 मिनट, 10 मिनट लेता है ये, 10 मिनट्स लेता है, 10 मिनट्स टू मेल्ट 2 kg ऑफ ए एल्युमिनियम, 2 किलोग्राम एल्युमिनियम को ये 10 मिनट में मेल्ट कर देता है। सही है, ठीक है। इनिशियली एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, अगर 20 डिग्री इनिशियली आपको टेम्परेचर है, चलो ठीक है। अब बोल रहा है द पावर ड्रॉन बाय फर्नेस, और इस केस में जो पावर आपकी ड्रॉन हो रही है फर्नेस के द्वारा वो कितनी है बेटा, आपकी पावर ड्रॉन कितनी है आपकी, 5 किलोवाट, 5 किलोवाट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम दे रखा है आपको, सही, एस से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली हम। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम क्या है, 660 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट की बात करें बेटा तो लेटेंट हीट आपको क्या दे रखी है, फ्यूजन ऑफ एल्युमिनियम 77, और इस केस में आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहां आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि एफिशिएंसी आपकी क्या होगी। तो देखो यहां पे आपको क्या क्या डेटा दे रखा है, सही है। तो मास ऑफ एल्युमिनियम की बात करूं 2 kg, गिवन क्या है बेटा आपको डेटा, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। मास ऑफ एल्यूमिनियम वो आपको दे रखा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है वो आपको बेटा 2 kg दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा बात करूं लेटेंट हीट की, सही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम वो आपको बेटा क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है 77 किलो कैलोरी पर केजी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम वो दे रखा है 77 किलो कैलोरी पर केजी, सही। ये आपको बेटा लेटेंट हीट दे रखा है। उसके अलावा अगर आपसे बात करूं फाइनल टेम्परेचर, सही है, तो फाइनल टेम्परेचर आपका क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर पहला तो 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, सही है। और फाइनल टेम्परेचर की बात करूं तो फाइनल टेम्परेचर आपका हो जाएगा T2 से रिप्रेजेंट कर देंगे 660 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर T2 वो है आपका 660 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर की बात करूं तो इनिशियल टेम्परेचर आपको क्या दे रखा है, T1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इनिशियल टेम्परेचर होगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है बेटा आपका 20 डिग्री सेल्सियस, सही। ऐसे अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम की बात करूं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, देखिए इस सवाल में मैं लिखना भूल गया था, सही है। अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम की बात करता हूं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम की क्या होती है, S = 0.212, ठीक है। सवाल में लिखना भूल गया था मैं, लेकिन आप याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम 0.212, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। इसे जनरली किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, सही है। सवाल में मिसप्रिंटिंग होगी, कोई बात नहीं, तो इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस क्या होगा आपका 0.212, सही। आपके स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, सही। सेम इसी तरीके से अगर मैं इनपुट पावर की बात करता हूं तो इनपुट पावर कितना है, इनपुट पावर है बेटा आपका 5 किलोवाट, सही है। इनपुट पावर क्या है आपकी 5 किलोवाट।
ये हो गई आपकी इनपुट पावर, ठीक है। यानी इनपुट पावर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पी इन, इसे मैं पी इन से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बेटा इतना डेटा तो आपका गिवन है। अब आप एक बात बताइए, हीट रिक्वायर्ड, आपको कितनी हीट चाहिए टू मेल्ट एल्युमिनियम, सही है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एल्युमिनियम। देखिए हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एल्यूमिनियम, क्या फॉर्मूला होता है, सही। अगर मैं हीट रिक्वायर्ड की बात करूं तो हीट रिक्वायर्ड आपको कितनी चाहिए, H1 से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, वो आपको चाहिए होती है M इंटू एल। तो H1 पहले केस की बात हो रही है, M इंटू एल, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका H1 क्या आएगा, अगर मैं M की बात करूं, M यहां पे क्या है, M है आपका मास ऑफ एल्यूमिनियम, सही है, यानी 2 हो गया। और अगर L की बात करूं, L यहां पे क्या मैंने लिखा नहीं है, L है बेटा आपका लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, 77, सही है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 154 किलो कैलोरी, ये आपको सॉल्व होके क्या आएगा, 154 किलो कैलोरी। तो इतनी बात समझ में आई, सही है। आपने क्या निकाला, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट एल्युमिनियम। अब अगर मैं आपसे बोलूं हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कितनी हीट चाहिए हमें, जो कि 20 डिग्री से 660 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर वो कितनी चाहिए, हीट, काफी छोटा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक ही बोर्ड में पूरा क्वेश्चन आ जाए, हीट रिक्वायर्ड, इसलिए मैं सारी चीज बोल के लिख रहा हूं, टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर, सही है। कितनी आपको हीट चाहिए अपने टेम्परेचर को रेज करने के लिए, उसे मैं बोल दे रहा हूं H2। तो H2 क्या होगा, MS T2 माइनस T1, तो H2 हो जाएगा MS T2 माइनस T1। अब यहां पे बेटा आपको सारी वैल्यू पता है, यहाँ पे M क्या है, मास ऑफ एल्युमिनियम, सही है, मास ऑफ एल्युमिनियम क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, सही। S की बात करूं, S क्या है बेटा, S है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम, तो वो क्या दे रखा है, 0.212 दे रखा है, सही है। T2 माइनस T1 की बात करें तो 660 माइनस 20, ठीक है। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व होके क्या आएगा आपका, 2 इंटू 0.212 इंटू ब्रैकेट में 660 माइनस का 20 इक्वल टू, ये सॉल्व होके आपका आएगा 271.36 किलो कैलोरी, ठीक है। ये आपका सॉल्व होके आएगा, सही। यानी अगर मैं आपसे बोलूं अब मुझे टोटल हीट कितनी चाहिए, सही है, तो टोटल हीट क्या होगी, टोटल हीट होगी बेटा H1 प्लस H2। तो देखिए टोटल हीट होगी आपकी H1 प्लस H2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, चलिए इसी लाइन में ऐड करते हैं क्योंकि जगह इतनी नहीं है। 154 प्लस 271.36, तो देखते हैं ये सॉल्व होके क्या आता है, 154 प्लस 271.36 271.36 इक्वल टू 425 425.36 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड, सही। चलिए अब इतना काम हो गया, अब अगला स्टेप क्या होगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड पर आवर एनर्जी, वो आपका क्या होगा, टोटल हीट रिक्वायर्ड पर आवर एनर्जी, यानी 1 घंटे में आपको कितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी, सही है। टोटल हीट रिक्वायर्ड पर आवर एनर्जी, टोटल हीट रिक्वायर्ड पर आवर एनर्जी, रिपीट कर रहा हूं, टोटल हीट रिक्वायर्ड पर आवर एनर्जी, वो क्या होगा, टोटल हीट डिवाइड बाय टाइम यानी T। तो टोटल हीट डिवाइड बाय स्मॉल t, ठीक है। ये टोटल हीट डिवाइड बाय स्मॉल t हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता होता है, H बराबर क्या होता है, E इंटू टी,
सही है। तो यानी ई बराबर क्या होता है, एच अपॉन स्मॉल टी। सही, तो एनर्जी आपकी क्या होगी, अब क्योंकि एच बराबर होता है आपका ई इंटू टी, तो यानी एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी बराबर आपका ये हो जाएगा टोटल हीट अपॉन टाइम। मैंने वही चीज लिखी है यहाँ पे, टोटल हीट, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ कि एक ही बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन आ जाए। टोटल हीट अपॉन टाइम, एनर्जी क्या होगी, टोटल हीट अपॉन टाइम। तो अगर मैं टोटल हीट अपॉन टाइम की बात करूँ, टोटल हीट कितनी है, टोटल हीट है बेटा आपकी 425.36, ठीक है। और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप टाइम क्या लोगे, टाइम यहाँ पे 10 मिनट है और मुझे आवर में लेना है, तो 10/60 कर दूंगा। सही, 10/60। इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं। फोर टू फाइव, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 425.36 इंटू 6 इक्वल टू, ये आपका सॉल्व क्या आ रहा है बेटा, 2552.16 किलो कैलोरी, ठीक है। तो चलिए इतना आ गया। अब नेक्स्ट निकालो कितनी पावर डिलीवर हो रही है। सही, पावर डिलीवर टू एल्युमिनियम। देखिए पावर डिलीवर टू एल्युमिनियम। सही है, तो यहां पे देख लेते हैं बेटा पावर आपको कितनी डिलीवर हो गई है। तो पावर डिलीवर की बात करूं, पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन 860 इंटू एनर्जी अपॉन 860 किलोवाट। सही है, तो पावर देखिए, पावर क्या होगा, पावर सिंपल होगा एनर्जी अपॉन 860 किलोवाट। सही है, एनर्जी अपॉन, एनर्जी आपने निकाल ही ली है, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सारी वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। सही, एनर्जी आपकी कितनी है, एनर्जी है आपकी, देखिए तो पावर आपकी क्या आएगी, एनर्जी की बात करें 2552.16 अपॉन 860 किलोवाट। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, 2552.16 डिवाइड बाय 860 इक्वल टू, यहाँ पे बेटा पी नॉट की वैल्यू आएगी, जो आउटपुट पावर आएगा वो क्या आएगा आपका 2.9676 किलो वाट। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एफिशिएंसी। सही है, तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा होता है, जगह नहीं है, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज एफिशिएंसी पी नॉट अपॉन पी आई इंटू 100, वेयर ईटा क्या है, ईटा है आपको बेटा एफिशिएंसी, पी नॉट क्या है, पी नॉट है आपका आउटपुट पावर, पी आई क्या है, पी आई है आपका इनपुट पावर, ठीक है, इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट पावर तो आपने निकाली है 2.9676 डिवाइड बाय पी आई की बात कर लेते हैं, तो इनपुट पावर कितनी थी, इनपुट पावर बेटा आपकी थी 5 किलोवाट, तो सिंपल 5 रख लीजिए इंटू 100। तो इसे देखते हैं यहाँ पे बेटा आपका क्या आंसर आएगा, 2.9676 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू इंटू 100, 100 इक्वल टू 59.35%, 59.35%, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे बेटा इस सवाल में आपको लग रहा होगा कि ये सवाल यहाँ पे क्यों कराया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं हमारे, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, लेकिन देखिए जैसे रिलेशन है, सही है। अब आपका एग्जाम में मैंने क्या बोला कि ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी सवाल से कितना ज्यादा सीख सकते हो, ये सारी चीजें बेटा आप पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो ये मैंने चीज लिखी फॉर्मूला, आपका इसी के बेस पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। आपको सिंपल आउटपुट पावर दे रखी है, सिंपल इनपुट पावर दे रखी है, आपसे पूछा है एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो बस मेरी कोशिश यहाँ पे क्या चल रही है कि मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं, सही। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराता रहूंगा तो मेरा वीडियो लेक्चर बनाने का मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं आपके, और बीच बीच में मैं आपके कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी ऐड करता रहता हूँ, सही है। और मेरी कोशिश है कि अक्रॉस ऑल ओवर सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो, सही। अभी कुछ लेक्चर के बाद में सीधे बेसिक के क्वेश्चन उठाऊंगा और बेसिक के आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा,
सही, कि मतलब ये सीरीज भले ही 200 लेक्चर 250 लेक्चर की बने, लेकिन ऐसी सीरीज बने कि अगर जिस बच्चे ने इतने लेक्चर्स लगा लिए हैं उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि सवाल सारे के सारे लग जाएं। वो बात अलग है कितने टाइम पीरियड में लग रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि इस सीरीज को देखने के बाद भी आपके सवाल ना लगे, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितनी बन सकती है सवालों की वो मैं सारी की सारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सा डीसी का क्वेश्चन देखते हैं, डीसी मशीन का, ठीक है।